पिछली क्लासों तक हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और कुछ स्पेशल टाइप के केसेस के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग एक स्पेशल टाइप के सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस जो आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है उसमें क्या किया गया है कि एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और एक कैपेसिटर जो है, दोनों को समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ा गया है और इस बैटरी के साथ में एक उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बैटरी का वो लगा हुआ है 1 ओम का और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपके पास प्रतिरोध भी लगा हुआ है और अपना कैपेसिटर भी लगा हुआ है और आपसे क्वेश्चन कुछ किए गए हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, या यूं कहा जाए कि संधारित्र में संचित आवेश ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। काफी टिपिकल मामला रहता है कि इस तरीके की अगर व्यवस्था है तो कैसे अपन सॉल्व करने वाला। दूसरी ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैटरी लगी हुई है वो डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स में हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो ये कि डीसी सोर्स में क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, पूरे टाइम में वर्क नहीं करेगा। अब इसमें होगा क्या कि मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा है और ये हमारा नेगेटिव हिस्सा है। तो पॉजिटिव से अगर मान लीजिए यहाँ से चार्ज निकला है प्लस क्यू, यहाँ जाएगा ये प्लस क्यू, यहाँ भी जाएगा प्लस क्यू, जो भी इस पार्ट का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ Q1 गया और यहाँ पे Q2 गया। ओके, ऐसा जा रहा है। अब ये जो चार्ज मान जब ऊपर जाएगा तो होगा क्या कि जैसे ही चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर इतना ही माइनस आ जाएगा। अब कैपेसिटर क्या होगा कि पूर्ण रूप से आवेश के पहुंचते ही पूर्ण रूप से कुछ ही क्षण में चार्ज हो जाएगा फुली, और फुली जब चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो और अधिक आवेश वो नहीं लेगा, और अधिक आवेश वो लेगा नहीं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर 10 कूलम आवेश सेव हो गया तो 10 कूलम से ज्यादा और अधिक आवेश उसको चाहिए नहीं। जितना भी उसकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के आधार पर वो पूरा चार्ज हो चुका है। अब डीसी सोर्स की खासियत क्या है कि उसका जो करंट है, उसका जो चार्ज का फ्लो इसी डायरेक्शन में होना है। अगर यहीं पे एसी सोर्स होता तो डायरेक्शन हर साइकिल के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है, तो उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ नहीं होंगे तो एक बार जो ये चार्ज हो जाएगा फिर दोबारा और अधिक इसको आवेश चाहिए नहीं, और अधिक आवेश इसको चाहिए नहीं, तो जो भी चार्ज यहाँ से इसमें और सप्लाई होगा उसको वो यहाँ से वापस आने नहीं देगा। मतलब ऊपर वाला जो हमारे पास वायर है, इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा या कोई भी चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, अगर कुंजी वगैरह लगी हुई है, चार्ज जाएगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा और फुली चार्ज हो जाने के बाद ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। मतलब इस वाले वायर से चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। तो इस वाले अगर चार्ज का फ्लो यहाँ से नहीं हो सकता है तो यहाँ से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ये तो बेकार हो गया। अब टोटल का टोटल जो चार्ज होगा यहाँ से, अब जो भी चार्ज आ रहा है प्लस क्यू, अब वो टोटल चार्ज कहाँ से जाएगा, इधर से जाने वाला है। वही प्लस पूरा चार्ज, यहाँ का काम खत्म हो चुका है। तो पूरा टोटल चार्ज कहाँ से गुजरने वाला है, इससे, ऐसे। मतलब ये सर्किट का ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं, इस हिस्से को हम लोग नहीं मान सकते कि ये है ही नहीं हमारे पास। ये चार्जिंग होने के बाद की बात है। और अगर ऐसा है 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है जिसने इसको भी, अब जो भी आवेश जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ से चार्ज कितना आएगा, क्यू आएगा। अब हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। वो नॉर्मल तरीका क्या है, V बराबर IR, हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कितना हमारे पास टोटल में करंट फ्लो करेगा, और या यूं कहा जाए कि धारा की दिशा में, इसी दिशा में अपना करंट भी आएगा। तो मान लीजिए I करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और I करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना फ्लो कर रहा है तो वो जरा हम निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो ये दिस और ये एक ही वायर से ऐसे जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ये तार यहीं से, ये ऊपर वाला हिस्सा है ही नहीं, यहीं से ऐसे घूम गया, तो ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या तरीका होता है हमारे पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आ जाएगा आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1
किसी को भी मान लें, इसको 4 को R1 मान ले रहा है, प्लस R2 कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। फाइनली R इक्विवेलेंट जो टोटल हमारे पास आया है वो आ गया है 5 ओम। तो टोटल यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा वो 5 ओम है। अब करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट लिखेंगे। यहाँ पर टोटल की बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सो I इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। सो I इज इक्वल टू आ गया V, यहाँ पे 10 है वोल्ट, और अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है अभी निकाला 5। तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, और 2 एम्पियर का अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमको समझना ये पड़ेगा कि कुछ जो दो ये लगे हुए हैं, कुछ वोल्टेज 10 वोल्ट से कुछ वोल्टेज इसको चाहिए होगा और कुछ वोल्टेज इसको चाहिए होगा, तो हमको ये निकालना रहेगा कि इसको कितना वोल्टेज मिला, यहाँ पर वोल्टेज कितना है। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना है उसको क्यों निकाल रहा है वो भी समझने वाली बात है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए परिपथ में संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात की। संधारित्र की अगर स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि भाई हाफ CV स्क्वायर ही क्यों लगा रहे हो, तो हाफ CV स्क्वायर लगाने का कारण यह है कि हमें C पता है और V हम लोग इस बैटरी की सहायता से बैटरी ने इसको कितना वोल्टेज दे के चार्ज किया होगा वो हम निकाल सकते हैं। जो वोल्टेज इन दोनों पॉइंट पर होगा वही वोल्टेज इसको मिला होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से इसका ये जो संधारित्र का ये वाला प्लेट है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड और ये वाला प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो जो 4 वोल्ट वाले 4 ओम वाले हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको जो वोल्टेज मिला है वही वोल्टेज ऊपर वाले कैपेसिटर को भी मिला होगा, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसी से बात कर लेते हैं अकेले में भाई कि आपको धारा कितनी मिली, तो धारा जो निकली है यहाँ से वही इसमें जा रही है, I करंट जा रहा है। तो इन्हीं से पूछो बताओ भाई कितना आपका वोल्टेज है, तो अकेले में इनसे बात कर ली। अकेले में बात करने पे क्या बताएंगे भाई, इन्हीं के लिए अकेले के लिए लगा दीजिए V बराबर I इंटू R, इनसे अकेले में बात करके लगाएंगे। तो V I इनमें कितना करंट गया, तो करंट गया है इसमें 2 एम्पियर, और R इसका कितना है 4, इन्हीं से बात करनी है, एम्पियर को लिखने का मतलब नहीं है यहाँ पे, R है 4, तो V बराबर आ गया 8 वोल्ट। ओके, वोल्ट में देखिए। ओके, तो V बराबर कितना आ गया 8 वोल्ट। इस 4 ओम के जो हमारे पास प्रतिरोध है उसको मिला है 8 वोल्ट, बाकी 2 वोल्ट इसको मिल गया होगा, तो 8 इसको मिला 2 इसको मिला, दोनों मिला के कितने हो गए 10 वोल्ट। अब यही वोल्टेज इनको मिला है तो सीधे सीधे पुट कर दीजिए भाई U बराबर हाफ C, 2 माइक्रो है, माइक्रो को हम लोग 10 की पावर -6 लिखते हैं, 2 माइक्रो फैराड को फैराड में बदल दिया इंटू CV स्क्वायर। V कितना आया है ये वाला जो इसको मिला है वही इसको मिला है, तो 8 और इसका लगेगा होल स्क्वायर। सो U इक्वल टू आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 8 64 गुणा 10 की घाते -6, तो ये आ गया पास इतना जूल है। तो इसके पास एनर्जी कितना आया, इसमें जो चार्जिंग के टाइम एनर्जी सेव हुआ है वो हुआ है 44 इंटू 10 का पावर -6 जूल। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर कहीं पर ऐसी व्यवस्था है जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है और कोई प्रतिरोध भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि अगर डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स में क्या होता है कि जो धारा बहती हुई एक ही डायरेक्शन में है, एक बार अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया तो फिर वो और अधिक करंट को, या यूं कहा जाए कि और अधिक आवेश को अपने अंदर लेगा ही नहीं। तो जिस भी परिपथ में ये लगा होगा उस परिपथ में धारा बहेगी ही नहीं। तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये तो भाई सब है ही नहीं, और अगर ये है ही नहीं तो परिपथ हमारे पास केवल नीचे है, और नीचे वाले परिपथ को सॉल्व करना हमें अच्छे से आता है। जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हों, समांतर में लगे हों तो समांतर में सॉल्व कर लीजिए, श्रेणी में लगे हों तो श्रेणी में सॉल्व कर लीजिए, और I निकाल लीजिए। फिर आप निकालिए कि भाई इनको कितना वोल्टेज मिल रहा है, जो इनके साथ में लगा होगा समांतर क्रम में जितना वोल्टेज इनको मिला होगा वही उनको मिला होगा, हाफ CV स्क्वायर लगा दीजिए। अगर आवेश की जानकारी है तो आवेश के लिए जानकारी के हिसाब से भी आपको फॉर्मूला पता है। तो इस तरीके के सवालों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक सवाल को हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं जरा। एक और सवाल है, इसको भी सॉल्व करेंगे।
किसी भी टाइप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो तीन पाँच, 2 ओम, 3 ओम और ये लगा है 5 ओम, और जो कैपेसिटर लगा है वो लगा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ओके, और कुछ बातें बताई गई हैं कि करंट जो जा रहा है वो आई है, क्योंकि लौट के आ रहा है 2 एम्पियर। यहाँ से आई करंट फ्लो किया, और जब लास्ट में बना के दिया है इन्होंने, यहाँ से लौट के आया है आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा का ही मान ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फिर से संचित ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क। तो फिर से हमारे पास तरीका वही होने वाला है कि जैसे जिस भी बैटरी से इसको जोड़ा गया होगा, वहां से जो धारा निकली, वहां से जो आवेश आया, उसने इसको फुली चार्ज कर दिया होगा, और फुली चार्ज होने के बाद इसने अपने अंदर से यहां से करंट को जाने से रोक दिया होगा। तो अगर यहां से करंट को जाने से रोक दिया है, तो इसको हम लोग मान के चलेंगे ये सर्किट है ही नहीं। और अगर ये सर्किट है ही नहीं, तो जो भी करंट जाएगा वो इस तरीके से जा करके, इस तरीके से जा करके, इस तरीके से वापस आ जाएगा। मतलब इसको आप मान सकते हैं कि ये है ही नहीं। ये सारे के सारे इसको ऐसे पकड़ो, ये अगर ना हो तो इस तरीके का बना हुआ, इसको पकड़ के सीधा भी कर सकते हैं, इस तरीके का फिगर आ जाएगा। फिर ये तो हम फिगर ही चेंज कर देते हैं, अगर ये नहीं है तब की बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का भी बना सकते हैं हम लोग, इसको केवल सीधा करना है ताकि बात थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये लगा है 2 ओम, ये लगा है 3 ओम बीच में, और ये लगा है 5 ओम बीच में। यहाँ से करंट गया है आई, और यहाँ से वापस आया है आई बराबर 2 एम्पियर। अगर गया है 2 एम्पियर तभी ना लौट के वापस 2 एम्पियर आएगा। तो यहाँ लिखा नहीं है बस, लेकिन यहाँ से आई गया होगा तो आई ही लौट के आया होगा, तो आई बराबर 2 एम्पियर है। वही आई बराबर 2 एम्पियर इसमें जाएगा, वही आई बराबर 2 एम्पियर इसमें जाएगा, वही आई बराबर 2 एम्पियर इसमें जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आपको इस समय नजर आ रहे होंगे कि भाई सब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इन सबको हटा दो, सबको हटाओ। फिर से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5, फाइनली आ गया 5 3 8 2 10 ओम। आई निकालिए, आई क्या आने वाला है, आई के लिए हम लोग फिर से, आई तो हमारे पास है ही, उसमें क्या निकालना है यार, आई तो है ही हमारे पास, उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो अब सीधे सीधे हम लोग क्या निकालेंगे भाई साहब, वोल्टेज कितना मिला होगा। ये सारे के सारे इसके साथ में जो अगर हम लोग बात करें, इन सब को हटा करके हम लोग 10 ओम का प्रतिरोध लगा सकते थे। तो अब इस सर्किट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये भी जरा समझते हुए चलिए। इस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कैसे सर्किट से, जिसमें एक तो लगा है कैपेसिटर, ये लगा है 2 माइक्रोफैरड का, और इन सबको हटा के यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा, इन सबको हटा दो, 10 वाला लगा लो। अगर हम यहाँ पे एक बड़ा सा प्रतिरोध लगाए 10 ओम का, यहाँ 2 का लगाना था, यहाँ 3 का लगाना था, यहाँ 5 का लगाना था, इससे अच्छा है कि सबको हटा करके हम लोग 10 का लगा लें। तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, क्योंकि दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में। जो इस पॉइंट पे अगर बैटरी हम लोगों ने लगाया है, तो यहाँ पर सीधे से बैटरी से डायरेक्ट ये भी कनेक्टेड है, बैटरी से डायरेक्ट ये भी कनेक्टेड है। तो V बराबर वोल्टेज कितना आएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V I कितना है 2 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट निकाला हम लोगों ने 10, तो ये कितना आ गया V बराबर 20। तो वोल्टेज कितना आया 20। फिर से आप लगा लीजिए हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, हाफ CV स्क्वायर। C कितना है 2 माइक्रोफैरड को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर -6 V स्क्वायर, मतलब वोल्टेज का स्क्वायर
सो 20 इंटू 20 लिख दें, 2 बार स्क्वायर है ना, 20 इंटू 20 कर सकते हैं। 2 ने 2 को फिर से मार दिया तो u बराबर आ गया 20 और 20 400 होता है, इंटू 10 का पावर -6। सो u बराबर 2 0 कैंसिल आउट कर दो यार यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10 का पावर -4 जूल। क्या आ जाएगा 10 का पावर -4, 4 इंटू 10 का पावर -4 जूल। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है और उसके साथ श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में हमारे पास लगा हुआ है रेजिस्टेंस। और ध्यान देने वाली बात है कि जो सोर्स है हमारे पास वो डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स में अगर है तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से सवाल की प्रैक्टिस करिएगा आप लोग जरा, एक और टाइप का सवाल हम आपको जरा यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। एक और टाइप का सवाल है, उसको मैं खुद ही कर देता हूँ। उसको टाइप का क्या है कि स्पेशल टाइप का अगर कोई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में पैरेलल में और तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एक स्पेशल तरीका सिखा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई सर्किट हमको बना के दे दिया गया है। अभी इसमें सिंपल सा आपको मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला है कि C1 है, ये इसका C2 है, ये इसका C3 है, और यहाँ कहीं पर मान लो अपना A पॉइंट है जहाँ पर आपने बैटरी को अप्लाई किया और यहाँ पर B पॉइंट है जहाँ पर आपने बैटरी को लगाया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में तो हमको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भाई C1, C2 और C3 जो तीनों के तीनों हैं वो श्रेणी क्रम में है। सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ करने जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला रहे हैं कि अगर यहाँ से एक वायर निकाला और यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर से एक तो वायर यहाँ से निकाला और इधर कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भाई साहब ये C1, C2 और C3 किस क्रम में है, तो शायद किसी को पता हो, लेकिन जिसको पता है उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसको नहीं पता है वो अपन इधर ध्यान देना है, तो वो इधर ध्यान देगा। लेकिन ये तीनों लोग अब हमको इतना क्लियर कर सकते हैं कि भाई साहब श्रेणी क्रम में तो नहीं है, श्रेणी क्रम में नहीं है। अब कौन कौन से क्रम में हो सकता है? श्रेणी में नहीं है तो समांतर में हो सकता है, समांतर में भी अगर नहीं है तो मिश्रित क्रम में हो सकता है कि कुछ लोग श्रेणी में लगे हुए हैं, कुछ लोग समांतर में लगे, 3 के 3 ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को एक स्पेशल टाइप के मेथड को हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां पर टिपिकल सर्किट टाइप का नजर आए, कुछ बात कम समझ में आने लगे, लेकिन जो संधारित्र है या प्रतिरोध के बारे में भी यही बात वैलिड रहती है। संधारित्र काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन वायर और पॉइंट काफी ज्यादा नजर आ रहा है। मतलब वायरिंग बहुत ज्यादा है और संधारित्र बहुत कम ही नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या करना है, इधर से देखना चालू करो। ये रहा ए पॉइंट, और ए पॉइंट से अगर यहां से ये वायर आया है यहां तक, उसके रास्ते में कोई दूसरा कैपेसिटर तो लगा नहीं, दूसरा रेजिस्टेंस भी नहीं लगा है। तो जो ए पॉइंट से अगर बैटरी यहां ना जोड़ के अपन यहां जोड़ रहे हैं, अब यहां ना जोड़ के अपन इन दोनों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक साथ ऐसे अपना लगा दे, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये ऐसे वायर घुमा के ले जाने का क्या ही मतलब है। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट का वोल्टेज, इसको हमने ए माना है और इसका वोल्टेज मान लीजिए VA है, मान लो इसका वोल्टेज VA है, तो जो वोल्टेज इस ए पॉइंट का होगा, रास्ते में तो कोई रुकावट है नहीं, कोई वोल्टेज को खराब करने वाला, कोई लॉस करवाने वाले तो है ही नहीं। तो वही वोल्टेज सेम इस वाले पॉइंट का भी होगा, तो अपन यहाँ पर भी VA लिख सकते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि V को नहीं लिखते, ए पॉइंट ही मान के चलते हैं कि A है तो ये भी A होगा, समझाने के लिए हम उसको VA लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी भाई सब कुछ भी नहीं है, तो इसको भी अपन VA ही मान सकते हैं। वही वायर ही घूम गया है, केवल इस वायर से यहाँ से होते हुए चले जाएंगे, कोई रास्ते में कोई भी लॉस नहीं है। यहाँ पर भी आप VA मान सकते हैं और यहाँ तक आप क्या मान सकते हैं, VA मान सकते हैं। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोई अलग पॉइंट नहीं है। आप बैटरी यहां ना अप्लाई करके सीधे अगर यहां अप्लाई कर देते, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन ऐसा किया नहीं गया, क्योंकि वो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसी एक तार यहां से निकाल के ही यहां लगाना पड़ेगा। बैटरी का एक ही वायर 2 जगह कैसे कनेक्ट होगा। अब देखो जरा, एक पॉइंट बच रहा है आपके पास, एक ये वाला।
इसमें भी सेम सिचुएशन हो रही है। ये अगर बी है, इसको भी अपन वी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी ये वी भी आ जाएगा, यहाँ पर भी वी भी आ जाएगा, और ये भी सेम पॉइंट क्या हो जाएगा, वी भी हो जाएगा। अब अपन करने क्या वाले हैं कि इस सर्किट को ही हटा देंगे, इस सर्किट को हटा करके अपन दूसरा सर्किट बनाएंगे। दूसरा सर्किट देखो क्या बनने वाला है, दूसरा सर्किट में ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है ना, इन्हीं के सब बीच में हो रहा है। तो ए पॉइंट को और बी पॉइंट को हम सबसे बाहर ही रखेंगे, उनके बीच में ही सारा काम होने वाला है। ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, इनके बीच में सब लगे हुए हैं। अब जो जहां पे जिसके बीच में लगे हो वहां पे लगाते जाओ। इसको C1 को देखा A और B के बीच में, VA और VB के बीच में लगा हुआ है C1, मतलब A और B के बीच में लगा हुआ। इसको उठाओ यहां से इधर लगा दो, इसको अपन ने लगा दिया कुछ ऐसे, और ये लग गया C1। ओके, C2 देखो, VA और VB, VA इधर चला गया, VB इधर आ गया, लेकिन अपने को तो A और B के बीच में ही लगाना है, तो अपन ऐसे ही लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना लें या ऐसे बना लेना तिरछा। ये हो गया आपका, इधर से ये C1 खत्म हो चुका है, इधर से ये C2 खत्म हो गया, तो ये लग गया आपका C2, इधर से काम खत्म हो गया। फिर से देखो जरा C3 को, तो ये आ गया VA और VB के बीच में फिर से लगा हुआ है, तो फिर से ऐसे निकालो, VA और VB के जिसका भी काम खत्म हो गया, तो ये आ गया आपका C3। और ऐसे में आपको नजर आ रहा है कि सीधे सीधे दोनों के दो जितने भी संधारित्र लगे हुए, 3 लगे हुए, तीनों के तीनों संधारित्र जो है ना A और B पॉइंट के बीच में ही लगे हुए हैं। और ऐसी सिचुएशन जब होती है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि भैया समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में सॉल्व करने का क्या तरीका है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ये तीनों बराबर होते तो क्या आंसर आ जाता भाई, C इक्विवेलेंट बराबर इज इक्वल टू C प्लस C, तो आंसर आता 3C। अब माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोफैराड में आ जाएगा, फैराड में है तो फैराड में आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इस तरीके की एक व्यवस्था है। एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस वगैरह ही डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसको हटा रहे हैं भाई। एक टाइप की व्यवस्था रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जब वैद्युत धारा पढ़ते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ते हैं हम लोग। किरचॉफ के नियम की सहायता से संतुलन की अवस्था को सिद्ध किया जाता है। तो संतुलन की अवस्था को कैसे सिद्ध करते हैं वो अभी अगले लेक्चर में, किसी लेक्चर में हम जरा समझाएंगे, लेकिन वो चीजें आपको मान के चलती हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, अगर कभी भी मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि कभी भी अगर आपको इस तरीके की व्यवस्था नजर आए, मोटी मोटी बात आप समझिए अभी फिलहाल, इस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है और दो कॉर्नर, ये आपका एक ये विकर्ण मिलेगा, एक ये विकर्ण मिलेगा। इस विकर्ण पर क्या किया है, बैटरी अप्लाई कर दी है, ठीक है, ओके। इस पर बैटरी लगा दी है, ये प्लस है ये माइनस है, और ये जो बीच में बच रहा है ना, इस पे भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, प्रतिरोध भी लगा सकते हैं। अगर कहीं हो सकता है पेपर में घुमाने के लिए प्रतिरोध भी लगा दें, या कुंजी लगा दें, या गैल्वेनोमीटर लगा दें, कुछ भी लगा दें, उससे मतलब नहीं है फिलहाल अगर संतुलन की अवस्था में। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है, एक और क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर, ओके। इसको अपन ने बोला है, अगर आप बात करेंगे वैद्युत धारा में जो किरचॉफ के नियम की सहायता से प्रूफ किया जाता है, तो वहां पर प्रतिरोध लगे होते हैं। यहाँ पे लगा होता है P, यहाँ पे लगा होता है Q, यहाँ पे होता है R और यहाँ होता है S। अगर वो व्यवस्था होती तो यहाँ लगा होता P, यहाँ लगा होता Q, यहाँ लगा होता R और यहाँ लगा होता S। बीच के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, वो बेकार का ही लगा, वो हट ही जाता है, तो उसको पहले देख लेते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था का सबसे पहला काम पता है अपन का क्या है कि हम ये देखेंगे, ये यार P था, ओके। सबसे पहले चेक करेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये आपस में बराबर आ जाते हैं,
तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है वो संतुलन की अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, इस बीच वाले जो हमारे पास ये जो लगा हुआ है, इस बीच वाले जो वायर है, जो परिपथ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश फ्लो नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग ये माना, अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इससे पहले वाले में हम लोग डिस्कस किया कि कैपेसिटर के साथ में रेजिस्टेंस लगा दे तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है और उसके बाद वो अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता। लेकिन यहाँ व्यवस्था ही ऐसी कि अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर जो कुछ भी लगा होगा उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा और उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो है ही नहीं, उसको सर्किट से ही हटा दो। ऐसा होता क्यों है? उसका रीजन ये है कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, दोनों जगह का वोल्टेज सेम होता है और जो करंट या फिर पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करता है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करता है, और यहाँ का और यहाँ का दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर हो जाता है। रीजन आपको बता दे रहे हैं कि दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाता है, इसलिए इस वाले परिपथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इनको भी कुछ मान ले रहे हैं भाई। मान लीजिए ये है C1, ये है C2 और ये है C3 और ये है C4। इनको हम कैपेसिटेंस के आधार पर क्या माना, C1, C2, C3 और C4। यहाँ पर कुछ भी लगा हो, C5 हो, C6 हो, या दो लगे हुए एक और यहाँ पे लगा हो, तो दो लगे होंगे तो दोनों हट जाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले तो सबसे पहले ये चेक करना, इस अवस्था को बोलते हैं संतुलन की अवस्था। सबसे पहले यही चेक करना और इसको हटा देना। और इसको अगर आपने हटा दिया है तो देखो सिचुएशन कैसे बनेगी। कुछ इसको हटा दें क्या, तो ऐसे ही बना ले रहे हैं, दिस टाइप। ऐसा नजर आएगा कुछ। ये रहा अपना बैटरी, ये लग गया, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3, ये रहा C4। अब आप सीधे सीधे नजर आ रहा होगा कि ये दोनों लोग ऊपर से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ये दोनों लोग नीचे से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे अपन, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है तो इनका कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। नीचे वाले का कितना आएगा, 1/C3 प्लस 1/C4। और उसके बाद ये सिंगल हो जाएगा इस तरीके का, नीचे सिंगल हो जाएगा इस तरीके का, फिर लग जाएंगे इस तरीके से, फिर हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सॉल्व करने का क्या तरीका है? समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका है C1 प्लस C2, जितना ये आएगा उसको और जितना ये आएगा उसको। मान लीजिए यहाँ से जो सॉल्व करने के बाद आया है वो कुछ आया, मान लीजिए जो भी कुछ आएगा समथिंग C डैश आ गया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ गया C डबल डैश, तो ये बन जाएगा C डैश और ये जाएगा C डबल डैश। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश। ये पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा। इसकी तुल्य जो हमारे पास कैपेसिटेंस आती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे को निकालने के लिए ये तरीका है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि धारा का आवेश का मान निकालिए टोटल, इसके ऊपर कितना आवेश संचित हुआ है, नहीं तो वो सारे के सारे प्रोसेस आपके पुराने हैं। मुख्य जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि भाई साहब बीच वाले को हटा देना है, ओके, इसको हटा देना है, ठीक है। अब इस जो हमारे पास आपको दिख रहा है व्हीट स्टोन सेतु, इसके अलग अलग तरीके के फिगर्स बनाए जाते हैं। उन फिगर्स में हम लोग थोड़ा सा लगता है कि ये व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं है, तो कितने टाइप के फिगर वगैरह हो सकते हैं उनको हम जरा इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि वो हाँ व्हीट स्टोन सेतु है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, केवल बनाने का तरीका ही अलग हो गया है। तो इसको जरा समझिएगा कैसे सॉल्व करना। सॉल्व करने का तरीका आप समझ गए होंगे। एक इस टाइप का भी व्हीट स्टोन का फिगर आपको नजर आ सकता है। ओके, C1, C2, C3,
C4 एंड दिस कुछ भी C5 मान लो इसको। अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी ये बीट से तो है, क्योंकि ये कॉर्नर्स वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ से ऐसे ले जाने से अच्छा होता है इसको ऐसे तिरछा लेके आ जाते, कोई टेंशन नहीं, क्या ऐसे लेके आने में, बीच में यहाँ लगा देते, कोई टेंशन नहीं थी, वैसा ही नजर आता। इसको यहाँ से ऐसे लाओ फिर ऐसे लाओ, इसको ऐसे भी ला सकते थे। तो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज ही जैसा जो फिगर आपको मेनली पता है उसकी तरह ही बन जाता। तो ये भी व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें भी अपन चेक करेंगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और अगर ऐसा हो जाता है तो इस वाले को अपन हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा होगा वो बाद का विषय है, वो बाद में इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इधर वाले को अपन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आ गया। एक टाइप का और फिगर आपको दिखा देते हैं जरा हम। मान लीजिए ये भी भाई साहब व्हीटस्टोन सेतु है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इसको आप बनाना चाहेंगे तो ये वैसा ही बन जाएगा जैसा हमने अभी सबसे पहले वाले को बनाया था। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 और ये C5 है। ओके, ये वैसा ही है बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा कि भाई साहब ये बीच वाला ये जो है ये हट जाएगा, ये वो जो ऐसे करके ऐसे लगता था ना वो इस तरीके का, वो ये है। ये जो बीच में C5 लगा हुआ ये लगा हुआ है, और बाकी ये ऐसे उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे टिल्ड कर दीजिए, घुमा दीजिए, खींच दीजिए, तो कुछ ऐसा नजर आने लगेगा। ये भी व्हीटस्टोन से तो है, ये आप याद करके समझ के चलिए। ओके, एक टाइप का और रहता है, वो भी बना दे रहा हूं मैं। ओके, अगर ऐसा भी नजर आता है तो ये भी व्हीटस्टोन से तो है। अब ये कहाँ कौन क्या है, ये है आपका C1, ये आपका C2, ये है C3, ये है C4 और ये है C5। इसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये भी व्हीटस्टोन से तो है। बाकी सॉल्व करने का तरीका आपका सेम रहेगा जो पहली बार में हम लोगों ने बताया है। तो जितने भी केस हैं सब किसके हैं, व्हीटस्टोन सेतु के हैं। अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन भी हम जरा करके दिखाते हैं, देखता हूं मैं जरा कोई मिल जाए अगर। एक ऐसा ही बिल्कुल सेम बना हुआ है, उसमें मैं वैल्यू रख देता हूं बस। ये वैल्यू दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, इसके बाद ये दिया गया है 6 माइक्रोफैरड, C3 का वैल्यू दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड, और C4 का वैल्यू दिया गया है 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और ये लगा हुआ है 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 8 माइक्रोफैरड और पूछा गया है A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब A पॉइंट ये है और ये रहा आपका B पॉइंट, इनके बीच में इन सबको हटा करके एक कोई बताओ कौन सा लगा दिया जाए। तो सेम सिचुएशन है, ये आपका C1 है, ये C2। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दिस अपॉन दिस, मतलब C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, C1 अपॉन C2, C1 C2 3/6 इज इक्वल टू है कि नहीं, ये जरा देखेंगे, पहले इसको निकाल लेना। और C1 C2 ही आ गया, और इसको निकालिए जरा C3 और C4, तो ये भी कितना आ गया 3/6।
6, ये भी आएगा आपका 1/2, ये भी आएगा आपका 1/2, मतलब दोनों बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो ये बीच वाला हट जाएगा, बीच वाला हट जाएगा तो सॉल्व करने का फिर से तरीका वही रहेगा। ये दोनों लोग श्रेणी क्रम में, ये दोनों लोग श्रेणी क्रम में, तो इनको सॉल्व करेंगे। कितना आएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, कैल्शियम आएगा 6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, तो ये आ गया 3/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, ये आया है 1/c इक्विवेलेंट 1/2, तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 2 माइक्रोफैरड, या अगर माइक्रो में है तो सेम नीचे भी है तो सेम नीचे भी आ जाएगा आपका c इक्विवेलेंट, इसको डैश बोल दे रहे हैं, ये c इक्विवेलेंट, इसको c इक्विवेलेंट डैश बोल दे रहे हैं, ये भी आएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों लोग किस क्रम में रहेंगे, इस तरीके का फिगर बन जाएगा, बनता है जैसे बताया था पहले केस में, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, c बोल दे रहे हैं, इक्विवेलेंट अब नहीं बोलेंगे, C1 प्लस C2 दिस और प्लस दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 मतलब 4 माइक्रोफैरड। इन सब को हटा करके 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाया जा सकता है, सेम काम करेगा जितना ये कर रहा है। ओके, ठीक है, तो ठीक है, फिर न्यूमेरिकल के जितने भी हमारे पास टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते थे इंपॉर्टेंट, उनको मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कभी।